स्टूडेंट्स, आज हम आपको बीएससी पार्ट फर्स्ट जूलॉजी पेपर थर्ड, जिसमें हमारी यूनिट सेकंड की स्टडी आपको करवा रहे हैं। इससे पिछले वीडियो में हमने आपको सेल डिवीजन में समसूत्री विभाजन माइटोसिस के अंतर्गत प्रोफेज अवस्था के बारे में डिटेल्स में बताया था कि प्रोफेज अवस्था में मुख्यतः 4 प्रकार की महत्वपूर्ण घटनाएं होती है। एक तो सबसे पहले केंद्रिका न्यूक्लियस का लोप होना, न्यूक्लियर इन्वोलप का विघटित होकर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अवयवों से मिल जाना। नंबर 3, तर्कु उपकरण स्पेंडल एपरेटस का प्रकट होना। नंबर 4, क्रोमोसोम्स का कोशिका की मध्यवर्ती पट्टिका पर एकत्रित हो जाना। ये 4 प्रकार की घटना प्रोफेज के अंत में घटित होती है। उसके बाद में जो सेकंड स्टेज आती है वो है मेटाफेज, जिसको आज हम और डिटेल में बताएंगे। जब प्रोफेज अवस्था कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद में मेटाफेज स्टेज स्टार्ट होती है, और यह मेटाफेज प्रोफेज की तुलना में बहुत ही अल्पकाल की होती है। और मेटाफेज के दौरान तर्क तंतुओं का निर्माण होता है एवं गुणसूत्र जो कि केंद्रीय स्थल से दूर वितरित होते हैं, वो मध्य रेखा पर पहुंच जाते हैं। किसी भी कोशिका के करीब करीब बीच के तल को हम मध्यवर्ती पट्टिका कहते हैं, इक्वेटोरियल प्लेट कहते हैं। यह एक काल्पनिक तल होता है, न कि कोई कोशिकीय संरचना। जो मध्यवर्ती पट्टिका जिसको हम बोलते हैं वो एक काल्पनिक प्लेन होता है। मेटाफेज में क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर मध्यवर्ती पट्टिका पर स्थित होते हैं, जबकि उनकी भुजाएं इस पट्टिका के बाहर की ओर हो सकती है। स्पेंडल फाइबर्स प्रत्येक क्रोमोसोम्स के सेंट्रोमियर से अटैच होते हैं। क्रोमोसोम्स का मध्यवर्ती पट्टिका पर इकट्ठा होना मूल रूप से स्पेंडल फाइबर्स के कारण ही होता है। वैसे सभी क्रोमोसोम्स का एक साथ मध्यवर्ती पट्टिका पर आते हैं, परंतु प्रत्येक क्रोमोसोम्स का संचलन एक दूसरे से स्वतंत्र होता है। मेटाफेज अवस्था में जो मुख्य लक्षण होते हैं उनमें सबसे पहले हम बताते हैं आपको कि एक तो केंद्रिक न्यूक्लियस एवं न्यूक्लियर इन्वेलप की अनुपस्थिति, क्रोमोसोम्स का मध्यवर्ती पट्टिका पर विन्यास अरेंजमेंट, मध्यवर्ती पट्टिका पर क्रोमोसोम्स का विन्यास। नंबर 3, क्रोमोसोम्स का अपेक्षाकृत बहुत छोटा एवं मोटा होना, मीन्स उनमें जो कुंडलियाँ जो कोयल्स की संख्या काफ़ी कम हो जाती है, लेकिन इनका व्यास काफ़ी अधिक होता है। नंबर 4, तर्कु उपकरण स्पेंडल एपरेटस की उपस्थिति, मेटाफेज में स्पेंडल एपरेटस की उपस्थिति। अब हम आपको बताते हैं कि एनाफेज अवस्था के बारे में, कि एनाफेज अवस्था में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं। एनाफेज में प्रत्येक क्रोमोसोम्स के दोनों सिस्टर क्रोमेटिड एक दूसरे से अलग होकर विपरीत ध्रुवों की ओर जाते हैं। इस अवस्था की शुरुआत
सिस्टर क्रोमेटिड्स के सेंट्रोमियर पर से सेपरेट होने से होती है और इसका अंत क्रोमेटिडों के दोनों ध्रुवों पर पहुंच जाने पर होता है। मध्यवर्ती पट्टिका से ध्रुवों की ओर सबसे पहले सेंट्रोमियर का संचलन होता है और क्रोमेटिडों की दोनों भुजाएं सेंट्रोमियर से मध्यवर्ती पट्टिका की ओर लटकी हुई दिखती है। क्रोमोसोम्स का मेटाफेज के ठीक पहले तथा एनाफेज के दौरान मूवमेंट स्पेंडल फाइबर्स के संकुचन के कारण होता है। तरकु सूक्ष्म नलिकाओं के बने होते हैं। जो स्पेंडल्स होते हैं वो माइक्रोट्यूबल्स के बने होते हैं। इनकी जो ओरिजिन है वो कोशिका के परिधीय के पास दो आमने सामने स्थित बिंदुओं से होती है। इन जो बिंदुओं को हम पोल कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। कुछ तरकु रेशु एक दूसरे से ध्रुव तक जाते हैं। इनको हम कंटिन्यूस फाइबर्स या सतत रेशे कहते हैं। क्रोमोसोमी रेशे क्रोमोसोमल फाइबर्स एक ध्रुव से किसी क्रोमोसोम्स के सेंट्रोमियर तक जाते हैं। सिस्टर क्रोमेटिडों के सेंट्रोमियर विपरीत ध्रुवों से निकले क्रोमोसोम्सी रेशों से अटैच होते हैं। अब हम आपको जो मुख्यतः एनाफेज में जो परिवर्तन होते हैं उनको बताते हैं कि एक तो सबसे पहले इसमें सेंट्रोमियर विभाजित हो जाता है और दोनों क्रोमेटिड दो पुत्री गुणसूत्रों में पृथक हो जाते हैं। पुत्री गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर पहुंच जाते हैं और यह क्रिया इससे जुड़े तर्क तंतुओं से संकुचन के कारण होती है। पुत्री गुणसूत्रों के सेंट्रोमियर ध्रुवों की ओर तथा इनकी भुजाएं विषुवत रेखा की ओर होती है। ये इसमें होने वाला तीसरा परिवर्तन है और इसमें प्रत्येक गुणसूत्र बी, जे या आई की आकृति ग्रहण कर लेता है। इसमें गुणसूत्र की भुजाएं अगर समान लंबाई की होती है तो इन्हें हम समभुजीय, आइसोब्रांचियल व असमान होने पर जब गुणसूत्र की भुजाएं असमान होती है तो इसे हम हेट्रोब्रेंचियल गुणसूत्र कहते हैं। अगली स्टेज आती है टीलोफेज। टीलोफेज में होने वाली घटनाओं को हम बताते हैं कि टीलोफेज में सबसे पहले क्रोमोसोम्स में अनकॉलिंग होने लगता है जिससे कि वे लंबे व पतले होते जाते हैं और वे ऊन के ढीले गोल की भांति दिखने लगते हैं। ऊन के एक ढीले गोले की भांति दिखने लगते हैं। टीलोफेज में होने वाला दूसरा परिवर्तन केंद्रिका का पुनः उद्भव हो जाता है। नंबर 3, क्रोमोसोम्स के चारों ओर न्यूक्लियर इन्वलप केंद्रक कला का संगठन प्रकट होना एवं मध्यवर्ती पट्टिका पर टीलोफेज के अंत में फ्रैग्मोप्लास्ट की उत्पत्ति होती है। अवधि की दृष्टि से देखा जाए तो प्रोफेज सबसे लंबी होती है, मेटाफेज उससे काफ़ी छोटी होती है, एनाफेज सबसे छोटी होती है तथा टीलोफेज मेटाफेज के समान होती है। यहाँ पर हम आपको प्याज के मूलाग्र रूट टिप में इन अवस्थाओं में लगने वाले समय को बताते हैं कि 71 मिनट, 6.5 मिनट, 2 से 4 मिनट, 3 से 8 मिनट क्रमशः सभी अवस्थाओं में लगने वाला समय होता है। अब हम आपको साइटोकाइनेसिस कोश का द्रव विभाजन के बारे में बताते हैं कि कोश का द्रव का विभाजन टीलोफेज की समाप्ति तक पूरा हो जाता है। मध्यवर्ती पट्टिका पर फ्रैग्मोप्लास्ट की उत्पत्ति होती है जो कि एंडोप्लाज्म रेटिकुलम के अवयवों से बना होता है।
अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में अर्धसूत्रण म्यूसिस के बारे में स्टडी कराएंगे।